जैसे ये बाथ टब में नहाने के लिए जाते हैं तो उनके मन में आइडिया आता है रिलेटिव डेंसिटी का। तो वहाँ पे वो भागते हुए एक वर्ड प्रोनाउंस करते हैं। स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ नन ऑफ द अदर देन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज एक ग्रीक के फेमस साइंटिस्ट हैं और इन्होंने एक छोटे से बाथ टब के अंदर में पानी के अंदर कोई भी चीज़ जो होती है डूबती है और तैरती कौन से सिचुएशन में है, और इसकी वजह से ही आज बड़े बड़े शिप्स और सबमरीन पानी के अंदर में तैर पाते हैं। टॉपिक क्या कहता है कि आर्किमिडीज वॉज अ ग्रेट ग्रीक साइंटिस्ट। ग्रीक भी थे और ग्रेट भी थे, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, राइट। He noticed that the water in a bathtub overflow when he stepped into it। जैसे ये बाथ टब में नहाने के लिए स्टेप इन करते हैं, जैसे वो जाते हैं तो इनको दिखता है कि पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और इससे उनके मन में आइडिया आता है रिलेटिव डेंसिटी का। ठीक है, तो वहाँ पे वो भागते हुए एक वर्ड प्रोनाउंस करते हैं यूरेका, और इसका मतलब होता है आई हैव गॉट इट। ओके, जैसे कि आजकल के बच्चे नहीं बोलते चलो भागो, कोई भी चीज़ अचीवमेंट को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं चलो। ओके, तो इस टाइप से ये साइंटिस्ट भी ऐसे उछल के ही वो सेलिब्रेटिंग हिज विक्ट्री के जल्दी से उनको पता चल गया कि किस प्रकार के रिलेटिव डेंसिटी वर्क करती है, क्योंकि उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट इसी टॉपिक के वजह से रुके हुए थे, राइट। दिस नॉलेज हेल्प हिम टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन अ क्राउन मेड फॉर द किंग। उस जमाने में जो राजा को के लिए क्राउन बनाए जाते थे ना, तो क्राउन बनाने वाले कुछ वर्कर उसमें नकली सोने का इस्तेमाल भी करते थे। उस जमाने में गोल्ड की प्योरिटी को चेक करने के लिए भी आर्किमिडीज ने हेल्प किया था। ही वर्क इन अ फील्ड ऑफ जियोमेट्री एंड मैकेनिक्स। हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीवर्स, पुली, व्हील एंड एक्सल हेल्प द ग्रीक आर्मी इन अ वार विद द रोमन आर्मी। ग्रीक आर्मी को जब रोमन आर्मी के साथ में वॉर हुआ था तो उस वॉर में इनकी नॉलेज का भरपूर इस्तेमाल हुआ था, जिससे कि बहुत सारा गवर्नमेंट को, वहाँ के जो किंग थे उनको बहुत सारा हेल्प हुआ था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन द बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस्ड एन अपवर्ड फोर्स विच इज़ कॉल्ड बायोन फोर्स। ओके, क्या बोल रहे हैं कि कोई भी बॉडी को, कोई भी सब्सटेंस को अगर पानी में आप डीप इन करते हो तो पानी भी उसकी तरफ नीचे से एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड बायोन फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाई इट। जैसे कि आप अगर 1 मीटर क्यूब का कोई भी वॉल्यूम पानी के अंदर डीप इन करते हो तो वहाँ पे पानी भी उतने ही अमाउंट का बाहर आएगा। तो जितने वॉल्यूम को आपने डीप किया उतने वॉल्यूम के वाटर का वजन हमेशा इक्वल होता है। कोई भी चीज़ जब पानी के ऊपर गिरती है तो उसका वेट थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके, पानी के अंदर जाने पे कोई भी चीज़ का वजन थोड़ा कम हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपेरेंट वेट। उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करोगे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस थ्रस्ट फोर्स, यानी टोटल वेट कितना नीचे लग रहा है और नीचे की साइड से थ्रस्ट कितना लग रहा है। टोटल वेट से आप नीचे का थ्रस्ट माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एपेरेंट वेट। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ पे टोटल वेट कितना है, 6 किलो। 6 किलो का ये पूरा ब्लॉक है। अब जैसे इसको आप पानी के अंदर ड्रॉप करते हो, बायोन फोर्स लग रहा है। ओके, तो इसका वजन थोड़ा कम हो गया। ओके, अभी वो कितना है, 6 किलोग्राम था और अभी ये कितना हो गया, ओनली 2 किलोग्राम का हो गया। तो 6 किलोग्राम से 2 किलोग्राम हो गया, मतलब कि इसके अंदर में 4 किलोग्राम वजन जो है वो लॉस हो गया। इसका मतलब है कि उतना बायोन फोर्स नीचे से लग रहा है। सी और अपथ्रस्ट किसको बोला जाता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस अपवर्ड बायोन फोर्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बायोन्सी। यानी बायोन्स होने की जो प्रॉपर्टी लिक्विड एक्सपीरियंस करता है दैट इज कॉल्ड बायोन्सी, और इसको अपथ्रस्ट भी बोला जाता है। If the density of an object is less than the density of liquid, it will going to float on a liquid। अगर कोई ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम है उस लिक्विड से जिसमें वो फ्लोट कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में वो फ्लोट करता रहेगा, वो डूबेगा नहीं। एंड इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इट विल गोइंग टू सिंक। अगर लिक्विड से ज़्यादा डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट लिक्विड में आप इमर्स करते हैं देन इट विल गोइंग टू सिंक। If the buoyant force on a body floating liquid gas equivalent to the magnitude weight, the floating object is opposite direction, the object is neither rise or sink। क्या बोला कि ऐसे कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट का वजन ना बिल्कुल उसी के बराबर है, यानी बायोंट के फोर्स के बराबर है, ऐसे कंडीशन में ऑब्जेक्ट ना ही सिंक करेगा और ना ही वो ऊपर फ्लोट करेगा, वो पानी के साथ साथ ही रहेगा।
For example, ship that launch in a sink into ocean until the weight of the water in it displaces it is equal to its own weight. यानी कि जब भी कोई शिप को पानी के अंदर लॉन्च किया जाता है तो वो तुरंत से उसके वेट के जितना नहीं रह जाता। वैसे कंडीशन में धीरे धीरे उसके अंदर से वाटर को निकाला जाता है और कई कई सिचुएशन में वाटर को इनटेक भी किया जाता है ताकि उसका बैलेंस को वो मेंटेन कर पाए। वाई डज वुडन बोट फ्लोट ऑन अ वाटर? एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि वुड की जो बोट है यानी लकड़ी की जो नाव होती है वो पानी के ऊपर तैरती क्यों है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फ्लोट कर रही है, तो आंसर जानना है कि ये फ्लोट करता क्यों है आखिर, राइट? देखते हैं। An object will float if its weight is less than the amount of water it displaces। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप पानी के अंदर डालते हो और उसका वजन जितना वो वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है उससे कम है, ऐसे कंडीशन में वो फ्लोट करता है। वुड बिल्कुल कम पानी डिस्प्लेस करता है, दैट्स वाई वुड की जो बोट है वो अपने आप से फ्लोट होती रहती है। सो हियर द वेट ऑफ द शिप इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वाटर इट डिस्प्लेस। यहाँ जो इस पूरी शिप का वजन है वो बहुत कम है, इसकी वजह से ये फ्लोट करता रहता है, राइट? हम बोलते हैं भाई लकड़ी की बोट है, चलो ये तो फ्लोट कर सकती है। अब बड़े शिप्स का क्या? वाई डू लार्ज कार्गो शिप फ्लोट ऑन अ वाटर एंड कॉइन सिंक? छोटा सा कॉइन होता है वो तुरंत डूब जाता है, बट जबकि बड़े बड़े जो बोट होते हैं जो कि बड़े बड़े ज़्यादा अमाउंट के आयरन से बने हुए वो फ्लोट करते हैं। इसका रीज़न जानते हैं। शिप इज़ नॉट अ सॉलिड ब्लॉक। पहली बात आपको ये समझा दे कि शिप एक सॉलिड ब्लॉक नहीं है, मतलब उसके चारों तरफ अंदर से पूरा भरा हुआ नहीं है, वो अंदर से होलो है। इट इज़ अ होलो ऑब्जेक्ट मेड ऑफ द आयरन स्टील विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ एयर इन इट। उसके अंदर बहुत सारा हवा भरा होता है और ये ऊपर से कवरिंग स्टील की होती है, राइट? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ एयर इन इट द एवरेज डेंसिटी ऑफ द शिप बिकम लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, देयरफॉर द शिप विल गोइंग टू फ्लोट ऑन अ वाटर। यानी वॉल्यूम को ज़्यादा बढ़ाने की वजह से जो शिप का डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम हो जाता है और इसी डेंसिटी कम होने की वजह से शिप जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, जबकि जो छोटा सा कॉइन होता है वो सिंक कर जाता है। कि जो कॉइन है वो सिंक क्यों करता है? एनीथिंग विल गोइंग टू मोर डेंसिटी देन द वाटर इट विल गोइंग टू सिंक इन वाटर। जो कॉइन की डेंसिटी है वो डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। द कॉइन हैव मोर डेंसिटी देन द वाटर, सो द कॉइन विल गोइंग टू सिंक। इसीलिए कॉइन जो होता है वो फटाफट पानी के अंदर में सिंक हो जाता है, वो तैर नहीं पाता बड़े बड़े शिप्स की तरह। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? शिप जो होती है वो तैर सकती है। सबमरीन्स का यूज़ होता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिज़ाइन द शिप एंड सबमरीन। The reason why submarine are always underwater is that the weight of submarine is greater than the buoyant force। यानी जो सबमरीन का वेट होता है वो बायोन फोर्स से ज़्यादा होता है, इसीलिए सबमरीन अंडर वाटर ट्रेवल कर पाता है, राइट? और जब उसको बाहर आना होता है तो ऐसे कंडीशन में वो अंदर से पानी को बाहर रिलीज कर देते हैं, जिससे कि शिप का जो वेट है, सबमरीन का जो वेट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और उसकी वजह से वो ऊपर आने लगती है। हॉट एयर बलून, the reason why hot air balloon rises and float in a middleware is because of the buoyant force। क्योंकि जो गर्म हवा होती है ना उसकी डेंसिटी कम होती है, इसकी वजह से वो हवा में क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, जबकि जो हैवी एयर होती है वो नीचे रहती है। तो हॉट एयर बलून के अंदर में हवा को गर्म करके भरा जाता है, जिसकी वजह से हॉट एयर बलून नॉर्मल एटमॉस्फेयर के लेवल को धीरे धीरे क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ फ्लोट करते हैं। हॉट एयर बलून इज लेस देन द सराउंडिंग एयर, यानी हमारे एयर के चारों तरफ वाले सराउंडिंग से हॉट एयर बलून के अंदर में जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, दैट्स वाई वो हवा में फ्लोट करता है। हाइड्रोमीटर, पानी की रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं, जहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। हाउ डज लैक्टोमीटर शो द प्योरिटी ऑफ मिल्क? मिल्क की प्योरिटी को भी चेक करने के लिए हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, और इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके जो डिवाइस बनाई गई है उस डिवाइस का नाम है लैक्टोमीटर। तो हम देखने वाले हैं कि लैक्टोमीटर काम कैसे करता है। इट वर्क्स ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब कि बायोन फोर्स पे काम करता है। इट मेजर्स द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मिल्क विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वहाँ पर मिल्क का रिलेटिव डेंसिटी मेजर हो जाता है, किसकी वजह से, लैक्टोमीटर की वजह से। द लैक्टोमीटर विल गोइंग टू फ्लोट इन अ प्योर मिल्क। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी मिल्क अगर आपका जो भी घर पे आ रहा है वो अगर प्योर है तो लैक्टोमीटर उसमें कभी भी सिंक नहीं करेगा, डूबेगा नहीं, वो फ्लोट करेगा। ऐसे कंडीशन में हम बता सकते हैं कि वो मिल्क प्योर है। and it will going to sink in a impure as the milk is denser than the water। अगर मिल्क की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा हुई तो ऐसे कंडीशन में जो लैक्टोमीटर है वो सिंक करने लगता है, तो जिससे हमको पता चल जाता है कि वो कितना उसका डेंसिटी है और कितना वो प्योर है, राइट?
Thus it can be found out how much water has been mixed with the milk। और इसकी वजह से हमको एग्जैक्ट अमाउंट भी पता चल सकता है कि मिल्क के अंदर एक्चुअली कितने अमाउंट का वाटर किसी ने भी मिक्स किया है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा यूज़फुल चीज़ है लैक्टोमीटर। अगर जो भी कोई लार्ज अमाउंट में डेयरी में मिल्क को सप्लाई करते हैं तो वहाँ पर ये अच्छे से यूज़ किया जा सकता है कि अगर कोई भी पर्सन मिल्क को सेल करने के लिए आया डेयरी में तो वो बोलेगा ना कि भाई हमारे मिल्क को लीटर के अकॉर्डिंग पैसे दो, क्या पता उसमें वाटर मिक्स हो। तो वाटर के मिक्सिंग को हम कैसे पता लगा सकते हैं? बाय यूजिंग द लैक्टोमीटर।